हाँ जी। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को। ठीक है। देखो, बहुत सारे फेसेस तो हम सबके, आप लोग मेरा जानते हो, मैं आप लोगों का जानता हूँ। कुछ कुछ फेसेस मेरे लिए थोड़े से नए हैं। तो एक बार हम लोग इंट्रोडक्शन से पहले आज स्टार्ट करेंगे। आप मेरे बारे में जानो, मैं आपके बारे में जानूं, थोड़ा सा हम सब्जेक्ट के बारे में जाने। ठीक है। थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में जाने कि क्या चेंज हो गया, क्या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बार। ठीक है। आप लोग एक बार अपना ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन मेरे को देते जाओ। आपका नाम बता दो, कहाँ से आए हैं आप ये बता दो, एंड आपका स्कूलिंग कैसी रही है, क्या अभी कर रहे हो, कॉलेज में कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, जैसा आपको जितना बताना है। प्लीज स्टार्ट। इनको तो मैं जानते हूँ इसलिए मैंने बोला था। हाँ भाई, यहाँ से कर दो। ओके। और कौन सा बैकग्राउंड रहा है आपका ट्वेल्थ में? आर्ट्स है। और अभी सी सेट कैसा गया? इट वॉज वेरी गुड। ठीक है। जोर से बोलो, सबको सब जानने चाहिए कि कौन आया है पढ़ने। हम्म। ठीक है। ठीक है। कौन से स्ट्रीम से? कॉमर्स से। ओके। कॉमर्स स्ट्रीम से आपने ट्वेल्थ करा है। वेलकम तनिष्क। हाँ। बीकॉम कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स से। ओके। बस इतना? चलो ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके। कॉमर्स स्ट्रीम। सी सेट कैसा रहा बाकी वैसे आप लोगों का? बहुत अच्छा। नॉन कॉलेज करोगे? ओके। ठीक है। कॉमर्स का ही है। ओके। कॉमर्स बैकग्राउंड से थे ना आप भी? लास्ट में? अब यार लास्ट में आना ना बढ़िया। आपको तो याद है, हाँ। बस आगे कुछ नहीं? और आगे? कौन सी स्ट्रीम? सी सेट कैसा गया? आगे बता दे भाई। सी सेट सही रहा? वो भी बताओ, हाइट भी बताओ। क्या बात। हाँ। हो गया, हो गया। सारे हो गए। ओके। चलो वेरी गुड। देखो, मेरी एक तकलीफ बता देता हूँ आपको पहले। नाम याद करने में मुझे थोड़ी सी तकलीफ आती है। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अगर मैं बाद में क्विक मांगू ना, तो नाम जरूर बता देना एक बार,
ठीक है, वरना क्या कंफ्यूज जाता हूँ इधर उधर वाले के नाम से। बाकी पुराना वो तो याद है, जिन जिन के हैं उन उनके तो याद है, क्योंकि एक बैच पढ़ा चुका मैं आप लोगों को। जो जो नए फेसेस है मेरे लिए थोड़े से, वो याद है। अब किसी का मेरे को शहर याद रहेगा, किसी का नाम याद रहेगा, तो ये जरूर याद रहेगा कौन से बैकग्राउंड से हो, वो याद रखना, क्योंकि कॉमन है तो वो याद रह जाएगा। ठीक है। बाकी माय नेम इज निमिष। ठीक है। मैं बहुत सारे यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सी सेट के अंदर बिजनेस कम्युनिकेशन और लीगल एप्टीट्यूड दोनों पढ़ा चुका था। अब मैंने इन लोगों को जब लास्ट टाइम गुड बाय करा था, तो मैंने इनको बोला था कि ये गुड बाय लास्ट नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्द आप लोगों को सबको मैं कहाँ पर मिलूंगा, एग्जीक्यूटिव के पहले ग्रुप के पहले पेपर में आप लोगों को मेरा चेहरा ही देखने को मिलेगा। ठीक है। ये आपके साथ दोनों ग्रुप में होगा, पहला पेपर मेरे हवाले। ठीक है। उसमें कोई चिंता हमें करनी नहीं है। ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर मेरे पढ़ाने का पैटर्न जानते हैं ऑलरेडी, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, लेकिन उसको जानने से पहले अब हमको क्या है, थोड़ा सा पेपर के पैटर्न के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंटली पेपर में क्या है, थोड़े से चेंजेस भी आए हुए हैं। ठीक है। तो देखो हमारे सब्जेक्ट का नाम पहले तो क्या है, ये तो क्या है, एब्रीविएशन है। ये तो क्या है, इसका एब्रीविएशन है। इसका फुल फॉर्म कौन बताएगा? जरूरत नहीं है, नहीं आपने तो देख ही रखा है। ठीक है। देखो पहली चीज, jurisprudence, jurisprudence and interpretation of जनरल लॉस। ठीक है। देखो सबसे पहले ना, जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ। जुरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ लॉ। ठीक है। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, ये तो हम सबको पता है। इंटरप्रिटेशन का मतलब, आज अगर मैं आपको बोलूं नहीं जाना, क्या इंटरप्रेट करोगे? कि नहीं जाना है। ठीक है। अब मैं आपको नहीं जाना, क्या इंटरप्रेट करोगे? जाना है। तो इंटरप्रिटेशन क्या है, एक बहुत बड़ी की है, जो कि लॉ के दरवाजे के चाबे को खोल के रखती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को क्या है ना, ये पहले ग्रुप के अंदर ही पहला सब्जेक्ट क्यों मिलता है, ये क्योंकि आप लोगों को ना आगे जैसे जैसे आपके पेपर बढ़ते जाएंगे ना, आपको लॉ भी क्या मिलते जाएंगे, एडवांस सिचुएशन के अंदर मिलते जाएंगे। ठीक है। आप लोगों ने आज देख ही लिया होगा, आप लोगों की फैकल्टी जो है ब्रिलियंट फैकल्टी है, आप लोगों के सब्जेक्ट्स के साथ आपको रूबरू कराया होगा उन्होंने थोड़ा सा। तो पहला सब्जेक्ट ये रखा है इन्होंने बड़ा सोच समझ कर, क्योंकि इन लोगों को क्या चाहिए, इन लोगों को आपको पहले तो क्या सिखाना है कि लॉ को स्टडी कैसे किया जाता है, लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है। फिर इनको समझाना है आपको कि लॉ को ना समझा कैसे जाता है। इनको फिर आपको क्या समझाना है कि लॉ को समझा कैसे जाता है। जरूरी नहीं है एक लाइन की इंटरप्रिटेशन जैसी आप करो वैसी ही ये करे और वैसी ही ये करे। अगर लॉ इतना सिंपल होता तो हमारे कोर्टों के पास इतने बर्डन होते ही नहीं, इतने बर्डन होते ही नहीं अगर लॉ इतना ही सिंपल होता तो इसलिए इंटरप्रिटेशन हो सकता है हर आदमी की अलग हो जाए, लेकिन लॉ में ना एक बात जो सबसे बढ़िया रहती है वो क्या है, जस्टिस हमेशा विदाउट बॉर्डर्स चलती है। इसका मतलब क्या, जो चीज यहां पर जस्ट है ना किसी ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए, वो आप पोल्स अपार्ट चले जाओ, वो वहां पर भी क्या रहेगी, उस ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए भी जस्ट रहेगी। ठीक है। इसके अंदर हम लोगों को मल्टीपल सब्जेक्ट्स देखने पड़ते हैं। मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं इसके अंदर जो हो सकता है पूरे 3 ईयर एलएलबी के अंदर आते हो, जिनको पढ़ने में कितना टाइम निकल जाता है, 3 साल। यहां हमारे पास कितना टाइम है? ठीक है। तो यहां पर क्या है ना, ये लोग आपको इन सब्जेक्ट्स को टच करवा के वापस बुलवाना चाहते हैं। और ऐसा ही क्यों करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनका यहां पर मुद्दा ये नहीं है कि आपको इसके अंदर के सारे सब्जेक्ट पेज 1 से पेज 100 तक याद हो। इनका यहां पर मुद्दा ये है कि आपको पढ़ा कैसे जाता है ये सिखाएं, और समझा कैसे जाता है ये सिखाएं। ठीक है।
वरना अगर इसके अंदर जितने हमारे पास चैप्टर है अगर मैं उनको मिला लूं तो आपके बाकी सारे के सारे सब्जेक्ट एक तरफ और सारे के सारे ये एक तरफ, तब भी इनके सेक्शन हो सकता है 5-10 ज्यादा ही निकले, 5-10 ज्यादा ही निकलेंगे। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों को अगर मैं इसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करूं तो हमको यहाँ पर सिविल लॉ देखने को मिलेगा और हमको यहाँ पर क्रिमिनल लॉ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका मेजर पोर्शन सिविल लॉ का है, इसका मेजर पोर्शन किसका है, सिविल लॉ का है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोग जो एस्पायर कर रहे हो बनने का वो एक सिविल फील्ड है, वो एक कॉर्पोरेट फील्ड है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए यहां पर ज्यादा जरूरी क्या है जानना, सिविल लॉस को। क्रिमिनल लॉ का 25% पोर्शन इसलिए रखा है बिकॉज व्हाइट कॉलर क्राइम्स, समझते हो व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होते हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम समझते हो क्या होते हैं, कॉर्पोरेट क्राइम्स कह सकते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम पे व्हाइट कॉलर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और बात यह है व्हाइट कॉलर क्राइम करने का मतलब है कि एजुकेटेड लोग क्या कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्राइम बेसिकली किसके लिए हो रहा है, किसी ग्रज के लिए नहीं हो रहा, वो किस लिए हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। इसलिए हो रहे हैं वो क्राइम्स, जस्ट टू अर्न सम एक्स्ट्रा मनी। तो यहां पर हम लोगों को आप लोगों को यह सिखाना है कि क्रिमिनल लॉ कितनी डेप्थ तक जा सकता है व्हाइट कॉलर क्राइम्स को लेके, और जो हमारे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी है, ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, वो सब तो है ही, वो सब तो ही, मर्डर, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आगे का काम जो आप लोग संभालोगे ना, वो एक्चुअली काम किस क्राइटेरिया का होगा कि आपके पास कोई एक लॉयर बैठा होगा जिसको कंपनी ने रिटेनर पे रख रखा होगा, जिसको कंपनी ने किस पे रख रखा होगा, रिटेनर पे। रिटेनर का मतलब क्या है, वो 1 या 2 केस के लिए नहीं आया होगा, वो उस कंपनी का वकील है, जब भी कोई केस होगा कंपनी पे वो देखेगा। ठीक है, आपको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके आपको उनके साथ काम आगे करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को इसके लिए क्या क्या करना पड़ सकता है, आप लोगों को इसके लिए ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाना पड़ सकता है, आप लोगों को इसके लिए डॉक्यूमेंट्स प्लीड करनी पड़ सकती है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करनी पड़ सकती है, और समझनी तो आनी चाहिए, वरना क्वालिफिकेशन ही ये मान लो खत्म है, पास ही नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को ये सारी चीजें सिखाई जा रही है। अब ये तो हो गई हमारी एक यहां पर मोटी मोटी बात। इसके अंदर सब्जेक्ट्स कितने हैं एक बार हम लोग ये बात कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस रिसेंटली ही चेंज हुआ है, सिलेबस रिसेंटली चेंज हुआ है, और अच्छी खबर ये है कि चेंज आपके लिए क्या हुआ है, सिलेबस कम हो गया है, सिलेबस कम हो गया। पहले 18 चैप्टर आते थे इसके अंदर, अब 14 है। ठीक है, आप बोलोगे सर 14 कोई कम तो होते नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा 18 से तो कम ही होते हैं। ठीक है, और 18 भी बड़े बड़े चैप्टर हटे हैं, ऐसा कोई नहीं कि छोटे स्वीट वाले चैप्टर हटा दिए, बड़े वाले चैप्टर्स आपके लिए थोड़ा बल्क कम कर दिया। एक चैप्टर को आप लोगों के प्रोफेशनल के अंदर भेज दिया, एक चैप्टर को आपके थोड़े सीसेट के अंदर बढ़वा दिया, ऐसे करके उसको एडजस्ट कर दिया, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो थे ही, आपको पढ़ने तो पड़ेंगे सीएस बनने से पहले, चाहे पहले पढ़ो चाहे बाद में पढ़ो। बस ये है कि जेआईजीएल कुछ ज्यादा बल्कि हो गया था, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ा, थोड़ा कोर्स कम करना पड़ा। लेकिन अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अब क्या है, मार्क्स कम नहीं हुए हैं, क्या कम हुआ है, चैप्टर कम हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अब जो चैप्टर्स हम लोगों को वो चाहते हैं ना कि ये लोग डेप्थ में पढ़े सिविल लॉज, अब उसमें से वो लोग खंगाल खंगाल के क्वेश्चन पूछेंगे, खंगाल खंगाल के क्वेश्चन पूछेंगे। हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, आप लोगों को अभी जल्दी कंपाइलर्स भी मिल जाएंगे आप लोगों के, हर चैप्टर के पीछे कंपाइलर में पास्ट ईयर के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस दोनों आपको देखने को मिलेंगे, दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहले मैं एक बार आपके सामने चैप्टर्स के नाम लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग फिर पेपर के वेटेज की बात करेंगे, पेपर के पैटर्न की बात करेंगे। ठीक है,
पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना होता है, कितनी लेंथ के क्वेश्चन आते हैं, क्या पैटर्न चल रहा है पिछले 5 साल के अंदर, एक बार हम लोग ये चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला नाम सोर्स ऑफ लॉ। पहला नाम क्या है? सोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, सोर्स ऑफ लॉ एक तरीके से एक थ्योरेटिकल चैप्टर है पूरा पूरा। ये होने को भले ही पहला चैप्टर है, मैं इसको सबसे आखिरी में करवाता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कंप्लीट थ्योरी है किस चीज को लेकर, हिस्ट्री से रिलेटेड थ्योरीज है। बिकॉज लॉ जो है ना, आप इसके अंदर अभी एक्ट देखोगे, आपको इसके अंदर 1872 के एक्ट भी मिलेंगे, ऐसे एक्ट भी मिलेंगे जो 1872 में है। अब नाउ आई एम होपिंग आप सब लोगों को एक्ट का मतलब पता है। नहीं पता तो हम लोग ऑब्वियसली वापस अभी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन एक्ट को भी आप मान सकते हो कानून। एक बार के लिए एक्ट बनता कैसे है वो हम लोग पूरा अभी देखेंगे। तो यहाँ पर आपको मतलब 1872 के भी कानून मिलेंगे, और कानून ही नहीं मिलेंगे, लिखित कानून मिलेंगे। लिखित कानून मतलब बाइंडेड। उस टाइम पर भी लोग कचहरियों में, कोर्टों में जाते थे, इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है? ह्यूमन हैबिट एक दिन के अंदर तो डेवलप होती नहीं है। अगर वो लोग 1872 में ही बाइंडेड किताबों को पढ़ के लोगों को कानून सिखा रहे हैं और लगा रहे हैं और सजा दिलवा रहे हैं, तो इसका मतलब कानून फॉलो करना ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत पुरानी बात है। आप लोगों को ऑब्वियसली पता होगा राजा का काम क्या होता था, अपने शासन करना। अब शासन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉर थोड़ना आती थी, या सिर्फ और सिर्फ मनी मैनेजमेंट या टैक्स कलेक्शन थोड़ना आता था। वो ये सब कैसे करता था? वो ये सब कैसे करता था? अगर उसको बचाना है कि मेरे तरफ कोई भी क्या ना करे, कभी विश्वासघात ना करे, उसको क्या बनाना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा कि देशद्रोह करने वाले को फांसी की सजा होगी। क्या है ये? एक लॉ ही तो है। तो इसका मतलब कानून तो कब से चले आ रहे हैं? राजा महाराजाओं से चले आ रहे हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को एक्चुअली क्या पढ़ना है? कुछ यहां पर फिलोसोफर्स थे, कौन से टाइम के? ग्रीक एंड रोमन टाइम्स के। बिकॉज देखो इंडिया की ट्रिजेक्टरी कैसे चली है। इंडिया ने जो अपने लॉज हैं वो कहां से लिए हैं मेजरली? यूके से। वैसे पूरे वर्ल्ड से लिए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपने पढ़ा होगा सीसेट में, मैंने आपको बताया भी होगा, सोर्सेज रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हर पार्ट ऑफ द ग्लोब से हमने कुछ ना कुछ लिया है, जहां हमको अच्छा दिखा वहां से हमने ले लिया। मेजर लॉ हमने हमारा यूके से लिया। यूके वालों ने अपना मेजर लॉ रोमन से लिया था। ठीक है, आज हम उनका जितना भी देखते हैं, चाहे उनके आप लोग आर्किटेक्चरल डिजाइन्स देख लो, चाहे आप उनके रहने सहने का तरीका देख लो, या आप उनके लॉ देख लो, या आप उनकी सोच देख लो, सब लोग सब कुछ किस पे बेस्ड है? रोमन्स पे बेस्ड है। रोमन्स पे बेस्ड है। तो एक्चुअली में इस टाइम पर भी फिलोसोफर्स थे, इस टाइम पर भी फिलोसोफर्स थे, और आज भी फिलोसोफर्स है। क्यों नहीं होंगे? लॉ तो एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, होंगे ही। ठीक है, तो हम लोगों को हमारे पहले चैप्टर के अंदर यहाँ के कुछ फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ना है कि ये कानून कैसे एक कस्टम कानून का रूप ले लेता है, कैसे एक कस्टम कानून का रूप ले लेता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पहले चैप्टर का नाम। हमारे दूसरे चैप्टर का नाम आप लोग पहले से उससे परिचित है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो बात ये है ना, इसके अंदर आप लोगों ने सीसेट में, मैंने जितनी कोशिश मैं कर सकता था उतनी कोशिश करी कि आप लोगों को बहुत कुछ क्लास के अंदर ही क्या करवा दूं, याद करवा दूं। आपको बहुत कुछ क्या करवा दूं, क्लास के अंदर ही याद करवा दूं। ठीक है, बट तब बातें कैसी थी? तब बातें किसकी थी? टिक करने की। तब याद करवाने का तरीका क्या था? अलग था। अब बातें किसकी है? अब याद करवाने का तरीका एकदम अलग है। एमसीक्यू के लिए आपको हर छोटे गड्ढे को खोदना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। आंसर राइटिंग के लिए आपको बड़े गड्ढे खोदने पड़ते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आप हर किसी चीज को एज आंसर राइटिंग प्रिपेयर करके नहीं चलते हो। आप एक चैप्टर को पढ़ते हो, उसको समझते हो, उसमें से खुद डेलिबरेटली ये देखते हो कि भाई पास्ट ईयर पैटर्न क्या है,
क्या इंपॉर्टेंट है, 4-5 चैप्टर पढ़ने के बाद आपकी खुद की इंस्टिंक्ट आपको बताने लग जाती है ये इंपॉर्टेंट है भैया, इस पे आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और बहुत सारे आपके सवालों के जवाब ना मेरे को, मतलब मेरे थ्रू आपको क्या मिलेंगे, और आप वो खुद भी सही मानने लग जाओगे। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 1.5 पेज प्रिपेयर करो। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा अंडरस्टैंडिंग पे हम बैक स्टेप लेंगे या कॉन्सेप्ट क्लियरिटी में हम लोग बैक स्टेप लेंगे। हम लोग ये बोल रहे हैं हम लोग सारे काम करके चलेंगे, लेकिन अर्जुन की तरह कभी भी हम लोग निशाना नहीं भूलेंगे। निशाना क्या है, आंसर लिखकर आना है। 100 नंबर के पेपर को अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितना टाइम आपको मिलता है उनको पढ़ के करके आगे बढ़ जाने का, ठीक है। 6 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, मैथ्स आपके सामने। 6 क्वेश्चन में मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन है उसके अंदर ABCD हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मैं तो ये जानता हूं 100 नंबर का पेपर है और घंटे हैं 3। अब लगा लो आप एक नंबर पे कितने मिनट दे सकते हो, ये हिसाब लगाकर ही आगे बढ़ना। जिसका ये हिसाब कच्चा रहा है ना उसके अपने 1 साल बर्बाद करा है। जो इस हिसाब में कच्चा रह गया ना उसका साल बर्बाद हुआ है, पक्का हुआ है 100। और ये सिर्फ इस पेपर की बात नहीं है, ये हर लिखित पेपर की बात है। अगर वो हिसाब लगाकर नहीं निकला घर से कि मार्क्स इतने और मिनट इतने और इतने मिनट से ज्यादा एक एक मार्क्स पे नहीं दे सकते, उसका डूबना तय है, कहीं ना कहीं गलती करना उसका तय है, ठीक है। सेकंड पेपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो गई। उसके बाद देखो हम लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, ठीक है। हमारे पास टॉट है, ये भी आप लोग पहले पढ़कर आ चुके हो, उतना ही छोटा है। टॉट को उतनी ही देनी है जितनी मैंने आप लोगों को सी सेट के अंदर दी थी। छोटा सा सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, कुछ नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, IOS। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, स्टैट्यूट्स का मतलब होता है कानून। स्टैट्यूट्स का मतलब क्या होता है, कानून। सब्जेक्ट का नाम क्या है, ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ जनरल लॉज। तो ये सब्जेक्ट हमको बताता है कि हमने थ्रू आउट द टाइम जब से हम लॉ पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं हमने क्या क्या ट्रिक्स लगाई है लॉ को समझने के लिए। और अगर कभी लॉ बनाना चाह रहे थे इस तरफ और बन गया इस तरफ तो अब क्या करें, सिचुएशंस आएंगी आप खुद बोलोगे कि हाँ ऐसा हो गया, करना कुछ चाह रहे थे हो कुछ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हो गए हमारे। उसके बाद हमारे पास जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास फिर हमारे सिविल लॉ के अंदर आता है सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड ये आपका वन ऑफ द लेंथीएस्ट सब्जेक्ट और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको बताता है एक सिविल कोर्ट में जाकर या एक ट्रिब्यूनल के अंदर जाकर आपको अपनी राइट्स के लिए प्रोसेस कैसे इनिशिएट करनी है और कैसे खत्म करनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास है फिर लिमिटेशन एक्ट। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह एक्ट होता है। ये आपको बताता है कि आपका राइट आपके पास इनडेफिनेटली नहीं है, आपका सिविल राइट आपके पास इनडेफिनेटली नहीं है। अगर कल को आपने आपके किसी फ्रेंड को उधार दिए हैं 10,000 रुपीज और आपको वापस नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उस पर हमेशा कोर्ट केस कर दोगे अगले 10 साल 20 साल 25 साल बाद। आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड है, लिमिटेड टाइम पीरियड है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, वो लिमिटेड टाइम पीरियड क्या कैसा होता है हम लोग सारी चीजें जानेंगे इस चैप्टर के अंदर। उसके बाद हम लोगों के पास फिर आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, NI एक्ट बोलते हैं इसको। ये किस बारे में बात करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे पैसे की अदला बदली करी जा सकती है। चेक, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज सारे आएंगे आगे। अगर आपको याद हो बिजनेस कम्युनिकेशन के लास्ट चैप्टर के अंदर आप लोगों की टर्मिनोलॉजीज में ये सब इंक्लूडेड था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आएगा आप लोगों का पढ़ा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट जो आप लोगों के बहुत काम आने वाला है और लेंदी भी है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन आज के टाइम में कंपनीज चाहे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करे कोई भी किसी से भी उसके अंदर एक क्लॉज फिक्स रहता है,
If any dispute arises regarding this contract, the matter shall be forwarded for arbitration. The matter shall be directed for arbitration. का मतलब मैटर की सुनवाई कोर्ट के बजाय आर्बिट्रेशन से करनी हमको पसंद है. ऐसा क्यों है? जब आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तब देख लेंगे. ऐसा क्यों है? जब आर्बिट्रेशन पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से देख लेंगे. ठीक है. उसके बाद हम लोगों के पास है फिर आरटीआई एक्ट. ये हम लोग सबसे पहले पढ़ना चालू करेंगे. आरटीआई एक्ट. ठीक है. आरटीआई एक्ट के अंदर फुल फॉर्म क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब आप लोग एग्जीक्यूटिव का पेपर दोगे. ठीक है. स्कूल में कोई पेपर देते थे जो चेक होकर आता था, तो चेक होकर पेपर को देखने की क्या रहती थी? क्यूरियोसिटी रहती थी ना. कहाँ नंबर कटे, कहाँ आ गए, क्या नहीं आए, क्यों नहीं आए, कैसे आ गए, कैसे नहीं आए, रहती थी. क्या एग्जीक्यूटिव के पेपर के लिए भी रहेगी? रहेगी. ठीक है. अभी देकर आ जाओ, खूब रहेगी. ठीक है. उस पेपर को देखना चाहोगे तो आईसीएसआई के पास बाहर जाकर ऐसे तो बोल नहीं सकते कि वो पेपर चाहिए था, एक बार दे दो मेरे को. ऑफिस में, मेन हेड ऑफिस पहुंच गए दिल्ली और बोलने लग गए वो पेपर दिया था मैंने. ठीक है. ऐसे तो बाहर बच्चे भीड़ लगाए खड़े हो जाएंगे. तो आप लोग अपने ये पेपर को एक्सेस क्यों कर पा रहे हो? क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आपको आपके राइट दिलाने के लिए तैयार है. पब्लिक डोमेन की इंफॉर्मेशन लोगों को दे दो. ठीक है. आज के टाइम पे कोई मिनिस्टर है, उसकी इनकम टैक्स जानना क्या गलत बात है? वो कितना इनकम टैक्स फाइल करता है क्या गलत? अरविंद केजरीवाल जी के अगर कोई जानना चाहेगा कितना इनका टैक्स रिटर्न था पिछले साल, तो क्या जानना गलत है? नहीं है. क्यों नहीं है? इस एक्ट के थ्रू हमको पता लगेगा. जब पढ़ेंगे तब इस पे पूरी बात करेंगे. ठीक है. सॉरी. उसके बाद आरटीआई एक्ट के बाद अब हम लोगों के पास क्या है? सिविल लॉ हमारा एक बार के लिए कंप्लीट हो जाता है. ये सब सिविल लॉ, इसलिए मैं बोला था 75% सिविल लॉ. ठीक है. अब हमारे पास हमारे क्रिमिनल लॉ के 3 चैप्टर निकलते हैं. ठीक है. पहले चैप्टर का नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको हम एब्रीविएशन में बोलते हैं BNSS. ये चैप्टर हमको बताता है एफआईआर से लेकर जेल में डलवाने तक एक कन्विक्ट अपनी जर्नी से कैसे गुजरता है और एक विक्टिम अपनी जर्नी से कैसे गुजरता है. विक्टिम जब से पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है, उसकी वहां से लेकर के कोर्ट के आखिरी दिन तक जजमेंट आने तक की जर्नी आपको पूरी इस चैप्टर के अंदर पता लगती है. ठीक है. उसके बाद हम लोगों के पास है फिर BNS, भारतीय न्याय संहिता. क्या नाम है इसका? भारतीय न्याय संहिता. अब इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हम लोगों के लिए एक तो क्या है ना, हिंदी मूवीज ने ऑफेंसेस को ना बड़े कॉमन नाम कर दिए, लेकिन कानून वो नहीं मानता. कानून वो नाम नहीं मानता. हम लोगों के लिए हर कोई चीज चोरी होती है. हम लोगों के लिए हर दूसरी चीज क्या है? चोरी है. ठीक है. लेकिन ऐसा नहीं है. कानून ने चीटिंग की डेफिनेशन अलग दे रखी है, मिसचिफ की डेफिनेशन अलग दे रखी है, हर्ट की अलग है, ग्रीवियस हर्ट की अलग है, मर्डर की अलग है, कल्पेबल होमोसाइड की अलग है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की अलग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की अलग, एक्सटॉर्शन की अलग, रॉबरी की अलग, डकॉइटी की अलग. इन सब की डेफिनेशंस हैं विद देयर अमाउंट ऑफ पनिशमेंट यू आर गोइंग टू गेट. किसी के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, किसी के लिए डेथ पेनल्टी है, किसी के लिए हम लोग 10 साल जेल करते हैं, किसी के लिए 7 साल करते हैं, किसी के लिए 3 महीने में भी छोड़ देते हैं. 20,000 तक की चोरी करी, 3 महीने में ही छोड़ देंगे. ठीक है. तो इसलिए हम लोगों को ये किस लिए पढ़ना है? ताकि हम ऑफेंसेस के टाइप जान सके, और जो हमारे दिमाग में ऑफेंसेस हर कोई क्या चलते हैं? सिमिलर चलते हैं. सिमिलर चलते हैं. हम उसको लीगल माइंडसेट से समझ कर सेग्रीगेट कर पाए. ठीक है. उसके बाद हम लोगों का एक और सब्जेक्ट है जिसका नाम है भारतीय
यहां पर मैंने डैश क्यों लगाया है? आपकी थोड़ी हिंदी चेक करने के लिए कैसी है। एविडेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? सारे गलत, उर्दू है वो। प्रूफ होता है प्रमाण, देयर इज अ डिफरेंस। प्रमाण पत्र लाके दिखाओ। सबूत इज अ उर्दू वर्ड, सबूत एक उर्दू का वर्ड है। एग्जैक्टली exactly. एविडेंस को शुद्ध हिंदी में, शुद्ध शाकाहारी हिंदी में क्या बोला जाता है? साक्ष्य। तो इसका नाम क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है। सीसीटीवी फुटेज है, एक बहुत बड़ा क्या है? एविडेंस। कोर्ट में एडमिसिबल है कि नहीं है ये जानना है। आज के टाइम पे तो सबसे बड़ा एविडेंस कौन क्या दिखाना चाहता है? देखो मेरी व्हाट्सएप चैट, ये देखो खैर ये रहा सबूत मेरे पास। यही बोलते हैं हम, व्हाट्सएप चैट देखो ये रहा सबूत। ठीक है। अब उनको ये नहीं पता कि व्हाट्सएप चैट पे कितने नकली चैट्स बन सकते हैं। अगर कोई दिमाग लगाए अपना थोड़ा सा, तो व्हाट्सएप की नकली चैट कोई यूं ही बनाकर दे देगा, इंस्टाग्राम की एक नकली चैट को यूं ही बनाकर दे देगा। खुद ही एक अकाउंट बनाया और खुद ही कर लिया उस पर मैसेज और खुद ही कर दिया रिप्लाई, हो गई चैट। उसके स्क्रीनशॉट जीरो है, जीरो। ठीक है। तो हम लोग हो सकता है जिस चीज को सबूत मानते हो, कानून उसको क्या बोलता हो? वो रहा सर डस्टबिन, आपको यही बोलेगा पूरा डस्टबिन। ठीक है। और हो सकता है जिस चीज को हम लोग क्या मानते हो, लेकर ही नहीं जानी चाहिए, कानून बोलेगा वो चीज घर बोला है, जो मेन चीज थी। ठीक है। तो एक्चुअली में ये हमको दिखाता है कि ये जो आपका प्रोसीजर चल रहा है एफआईआर से लेकर जजमेंट तक का, ठीक है, उसके बीच में एविडेंसेस को कैसे लिया जाता है, विटनेसेस के साथ पूछताछ कैसे करी जाती है, कन्फेशंस को कैसे रिकॉर्ड करा जाता है। समझ रहे हो? ये सारी चीजें हम लोग आज से लेकर अगले कुछ महीनों के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं। ये आप लोगों का फर्स्ट सब्जेक्ट रहेगा। इसको फर्स्ट रखने के लिए ना दिमाग लगाकर रखा गया है। वो मैंने आपको बता दिया कि क्यों, क्योंकि ये लोग आपको क्या समझाना चाहते हैं, पढ़ना कैसे है और समझना कैसे है, आपको ये समझाना चाहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक चीज और जरूरी, जब आप एग्जीक्यूटिव के पेपर की सीमा पे आ जाओगे, जब पेपर के अंदर 1 महीना 20 दिन रह जाएंगे, तब हर एग्जाम में जैसा लगता है आपको वैसा ही लगेगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या है ना, ये पहला पेपर है ना, तो जैसे इंडियन टीम की अगर ओपनिंग पार्टनरशिप चल जाती है ना बढ़िया, ओपनिंग पार्टनरशिप अगर बढ़िया चल गई, ठीक है, तो क्या होता है, दूसरे तीसरे जो आदमी आते हैं वो कैसे आते हैं? कॉन्फिडेंस में कि अब तो देख लेंगे, ऊपर वाले बना गए 2 सेंचुरी, अब क्या है, क्या दिक्कत है, अभी भी पड़े हैं 20-25 ओवर, अब हम भी मार लेंगे। ठीक है। ये पेपर वही काम करता है। एग्जाम में वेटेज तो है ही ऑब्वियसली, इसके बिना पास नहीं हो सकते, लेकिन इस पेपर के बाद आपका कॉन्फिडेंस कहाँ गया है, वो आपके अगले पेपरों के लिए बड़ा जरूरी है। वो आपका माइंडसेट है, वो आपका माइंडसेट अगर वो हिल गया इस पेपर की वजह से, तो ये मान के चलना अगले हो सकता है आपको दूसरे तीसरे चौथे पांचवे पेपर पर, छठे पेपर पर बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस हो, शायद गिर जाए, शायद डगमगा जाए। और ये अच्छा हो गया तो हो सकता है दूसरे तीसरे पे कम भी हो, तो भी क्या लगेगा, देख लेंगे। क्योंकि एग्जाम के पहले पढ़ाई नहीं होती, एग्जाम के पहले तो हिम्मत बांधी जाती है कि अब देख लेंगे, अब जो होगा। ठीक है। तो इसलिए इस पेपर की अपनी बहुत यूनिक इंपॉर्टेंस है। और इस पेपर की एक खराब बात भी आपको बता देता हूं, आपको ऑलमोस्ट हर पेपर के अंदर आपको सेक्शन वाइज डिवाइडेड मार्क्स स्कीम मिलेगी, पार्ट ए पार्ट बी ऐसे करके। इसके अंदर ऐसा कोई भेदभाव हम नहीं करते, इसके अंदर कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। कल को आप बोलोगे सर आपने तो बोला था सीपीसी और आर्बिट्रेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से आया 10 नंबर का। सोर्स ऑफ लॉ आप बोल रहे थे हिस्ट्री है, उसमें से 20 नंबर का दे दिया उठा के। हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, हम इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये आईसीएसआई वालों की मर्जी है टोटल।
लेकिन वो इतने अनरीजनेबल नहीं होते, क्योंकि उनको भी क्या टेस्ट करना है कि जो इसके काम आए वही टेस्ट करते हैं ज्यादा। ठीक है, लेकिन 4 चैप्टर्स डिलीट होने की वजह से अब इन चैप्टर्स की वेटेज ऑब्वियसली क्या हो गई है, खुद में बढ़ गई है। और पिछले 3 सालों से पिछले 3 सालों से आप लोगों के लिए थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस अब ज्यादा आते हैं। आपका जो पेपर है वो अराउंड अराउंड मान के चलो चलता है 50-50, 60-40, 40-60 ऐसे के रेशियो में चलता है। मतलब आपका 40% पेपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन से, ठीक है, बाकी 60% भी मैं ये नहीं बोलूंगा सीधे, मैं नहीं बोलूंगा सीधे हैं, छोटे दिखने वाले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब आपसे ये डायरेक्टली पूछना बंद कर दिया है, व्हाट इज दैट, हु इज ही, व्हेन इज दैट गोइंग टू बी डन, ये अब पूछना बंद कर दिया। व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हेन, वेयर। वो अब आपसे चाहते हैं कि अगर आपको मैंने आज ये पढ़ा दिया है कि कानून कैसे चलता है, आज अगर मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ा दी है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में और चीटिंग के बीच में दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो अब आपको वहां सिनेरियो देके ट्राई करवाएंगे। वो आपको वहां क्या करवाएंगे, सिनेरियो देके पूछेंगे। वहां पर वो आपको बोलेंगे एक आदमी ऐसे रास्ते से जा रहा था, थोड़ा थोड़ा इधर देख रहा था, थोड़ा थोड़ा उधर देख रहा था, फिर और रास्ते से जा रहा था। 4 लाइन वेस्ट करा दी, क्यों? उसको पता है घंटे कितने हैं, मिनट कितने हो गए उसके, 180, मार्क्स कितने हैं, 100। उसको पता है जैसे जैसे मैं मिनट खर्च करवाते जा रहा हूँ इनका बैंक बैलेंस क्या होते जा रहा है, टाइम का कम होता जा रहा है, और उधर इनका क्वेश्चन का ब्याज बढ़ता जा रहा है। तो वो आपको पहले 4 लाइन में तो सिर्फ ये बताएगा वो सुबह 8 बजे घर से निकला था, थोड़ा थोड़ा घूमा, उसके बाद उसको उसका दोस्त मिल गया, फिर वो और थोड़ा आगे चला, फिर थोड़ा घूमा, फिर उसको वहां पर एक पड़ी हुई चीज में काम की बात चौथी लाइन पे। ये ट्रिक है। ये ट्रिक क्यों है? क्योंकि आपको ऐसा हर फाइल में मिलेगा। अपने ऑफिस के में आप कोई भी फाइल देख लो, क्या उसके अंदर सीधी बात लिखी होती है काम की? ऐसा होता तो बेचारे जिंदगी आसान हो जाती आधे से ज्यादा लोगों की तो। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों की वो लोग क्या करवाना चाहते हैं, रीडिंग स्पीड इंक्रीज कराना चाहते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं रीडिंग स्पीड इंक्रीज कर दी कि पट 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 बोल दिया, उसके साथ साथ क्या करना है, दिमाग के अंदर लॉ अप्लाई भी करते जाना है। दिमाग के अंदर क्या करना है, लॉ अप्लाई करते जाना है। जैसे ही आपने पढ़ा, उसने वो चीज सड़क पे पड़ी हुई उठा ली, आपका लॉ अप्लाई हो जाना चाहिए, ये सेक्शन ये सजा लग गई, ये सेक्शन ये सजा लग गई। अगर ऐसे नहीं चलेगा दिमाग, उनके टेस्ट में आप फेल हो। क्योंकि वो अब सीधे क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, वो नहीं पूछेंगे। वो वहां पर एप्लीकेशन बेस्ड में आपको किसी आदमी को करता हुआ दिखाएंगे डिफरेंस। पहले उसने जमीन भी पड़ी हुई चीज उठाई, फिर उसको जेब में डाली, फिर वो आगे चला तो बस में किसी का पर्स मार लिया। डिफरेंस ऑफेंस है, दोनों दोनों के दोनों ऑफेंस डिफरेंट है। ठीक है, और चैलेंज क्या है, पहले हमने पढ़ा क्वेश्चन, क्वेश्चन आता है अराउंड 700 वर्ड का। 700 वर्ड का क्वेश्चन, जितना आप आंसर लिखना चाहोगे उससे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला पेज पूरा क्वेश्चन से भरा, कि वो क्वेश्चन अगले वो आपकी पहले पेज के ऊपर ही क्या करना चाहते हैं, विल पावर को घबराना चाहते हैं, विल पावर को क्या करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, कि ये पहला 1.5 पेज का क्वेश्चन देखकर ही घबरा जाए बच्चा। क्योंकि एट द एंड जो वो सब क्वेश्चन पूछेगा ना स्टोरी के बाद, तब तो वो पूछने तो वही वाला है, व्हाट इज थेफ्ट, व्हेन इट वाज कमिटेड, वो पूछने तो यही वाला है। ठीक है, उसको बस आपसे क्या एक्सपेक्टेड है, आप ऊपर ना कंक्लूजन लिखोगे कि ए ने इस टाइम पर थेफ्ट करा था, वो कंक्लूजन पढ़ना चाहता है वो। उसको पता है जिसको आप पर का लॉ आया है वो पढ़ के वही नीचे का ऐसा कंक्लूजन लिख सकता है। हर कोई नहीं लिख पाएगा, हर कोई नहीं लिख पाएगा। ठीक है, तो उसको ये सारी बातें पता है, वो एग्जामिनर है, वो खूब पेपर ले चुका, खूब पेपर बना चुका। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोगों की पढ़ने की स्ट्रेटेजी मैं क्या चलवाता हूँ यहाँ पे, हम लोग एक चैप्टर उठाया, जैसे हमने आरटीआई उठा लिया। ठीक है, अब मुझे पता है आरटीआई के अंदर से आप लोगों को 2 क्वेश्चन कराना इंपॉर्टेंट है, 2 टॉपिक्स पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, वही 500-500 वर्ड के क्वेश्चन आप लोगों को कराना इंपॉर्टेंट है। मैं वो यही करवाता हूँ, मेरा ये तरीका है।
मैं वो यही करवाता हूँ, क्योंकि मेरे को, मैं खुद भी क्या है ना, देखो यार, एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ, आज भी हूँ, हमेशा रहूंगा, ठीक है। तो मुझे पता है एक स्टूडेंट किस तरीके से गो थ्रू करता है अपनी जर्नी को, उसका कॉन्फिडेंस पहली क्लास में कैसा होता है और आखिरी क्लास में कैसा होता है। आई हैव सीन इट, आई हैव बीन थ्रू इट, ठीक है। तो इसलिए मुझे ये मालूम है, यहाँ पर जितना काम हो जाए ना, वो सोने पे सुहागा है। मेरी हमेशा हर क्लास में यही ट्राई रहता है, बच्चे को घर जाकर कम से कम याद करना पड़े। मैं ये नहीं बोलूंगा कॉपी ना खोले, अगर ये 1 घंटे की क्लास है तो मैं चाहूंगा वो घर जाके 20 मिनट मेरे को टाइम दे दे, बस बस 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं मांगता। 20 मिनट टाइम देते जाए और उसका काम होते जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ करेंगे, जितना हो सकता है ट्राई याद करने का यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, बाकी सारे के सारे आपको कंपाइलर मिलेंगे जिसके अंदर इजी लैंग्वेज के अंदर विथ पिक्चर्स आपको सब कुछ समझा रखा है, ठीक है। बाकी आपके पास यहाँ पर पीपीटी चल रही है और मैं हेल्प के लिए हुई, उसमें तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। 700 वर्ड के क्वेश्चन को कैसे तोड़ना है, कैसे लिखना है, ये मेरे पे, ये मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही चीज चाहिए, ई फॉर एफर्ट। ई फॉर एफर्ट वो मैं नहीं करवा सकता। वो क्या है ना, मेरे घर के ऊपर रहते होते तो मैं ऊपर आकर लात भी दे देता कि भाई पढ़ ले, पढ़ ले यार, ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मेरी, आप क्या रीत से दूर हो जाते हो शाम को, अब मैं एक एक के घर जाकर दस्तक तो दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए ई फॉर एफर्ट में अगर उसमें आप लोग करोगे कटौती, तो मेरे एफर्ट में भी फिर अपने आप ही क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी। जितने आप लगाओगे उतने आप मेरे को लगाते हुए देखोगे अपने आप, ठीक है। उसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या आप लोग ये बात से एग्री कर रहे हो कि हाँ, ये पेपर की एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये पहला पेपर है, कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ऊपर रहता है। और दूसरी बात, जो हम लोग भले ही इसके अंदर हमको दिख रहे हो कि भैया हमारे कुछ कुछ सब्जेक्ट क्या हो रखे हैं, कॉमन हो रखे हैं, हमारे कुछ कुछ सब्जेक्ट क्या है, कॉमन है, तो आराम से देख लेंगे, कोई बात नहीं। इससे पहले वाला जो जून अटेम्प्ट था, उसके अंदर पहला क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन का आया था और लेवल का क्वेश्चन आया था, एकदम 1.5 पेज का क्वेश्चन था। ज्यादातर लोग उसको छोड़ के उठे थे, लेकिन जिन्होंने मेरे से कर लिया होगा, जिन्होंने मेरे से नोट्स कर लिए होंगे, उनके पास उनका एग्जैक्ट आंसर मिला होगा, लिखा हुआ जो लिखना था वो। क्योंकि स्पॉटिंग करनी आप लोगों को सिखाऊंगा, स्पॉटिंग करनी किस चीज की, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, कि क्या होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा बाकी को छोड़ दो, कोई कम है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता, जिनको छोड़ा जा ही नहीं सकता। आदमी छोड़ता क्यों है, मजबूरी में, जब उसका क्या हो जाए, दिमाग चलना बंद हो जाए या टाइम खत्म हो जाए। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके साथ आप कोई भी प्रायोरिटाइजिंग नहीं कर सकते, वो अपने आप ही प्रायोरिटी पे हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, ठीक है। आरटीआई जब चालू करेंगे आपको देखने को मिलेंगे। मैं आप लोगों को दो क्वेश्चन पे, दो सेक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन पहले करवाऊंगा, ऑब्वियसली पहले समझेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग नोट्स लेंगे, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ऑब्वियसली आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन आप लिखोगे वो ब्रिलियंट नहीं होगा, वो ब्रिलियंट नहीं होगा। और सबसे अच्छी खबर क्या है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां भी ब्रिलियंट नहीं होगा। अगर ऐसा हो पाता तो नीचे बहुत सारी फोटोज और लगी हुई होती। अगर ऐसा हो पाता कि पहला, दूसरा, तीसरा ही ब्रिलियंट हो गया, नीचे और बहुत सारी फोटो लगी हुई होती, ठीक है। आर्ट है आंसर राइटिंग, समय से आती है, मेहनत से आती है, विश्वास से आती है, ठीक है। 12th फेल देखिए, वो इतना ब्रिलियंट आदमी जो ये सोचता है कि प्रीलिम्स तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं यूपीएससी का, वो तो मेरे को मार्क्स ही देखने की जरूरत नहीं है, उसको जब बोला खुद पे लिख दे 200 वर्ड, तो उसका पेन अटक गया कि क्या लिखूं खुद पे, क्या लिख दूंगा खुद पे, ठीक है। ये हर किसी के साथ है, उसके साथ ही नहीं है, ये हर किसी के साथ है, क्योंकि प्रैक्टिस मांगती है यार। आप लोग कोई नई लैंग्वेज सीखोगे ना कभी, तो देखोगे उसके अंदर बोलना एक डिफरेंट स्किल सेट है, लिखना एक डिफरेंट स्किल सेट है, और पढ़ना एक डिफरेंट स्किल सेट है। तो हो सकता है आप रीडिंग में बहुत अच्छे हो, लेकिन इसका ये इम्प्लाइड वर्जन नहीं है कि आप राइटिंग में बहुत अच्छे हो। डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट मैंने खुद ने एक्वायर करा है काफी टाइम बाद में,
स्कूल से कोई या कॉलेज से कोई ये चीज सीख कर नहीं आती, ये चीज अपनी खुद की सेल्फ टेबल पे और अच्छे मेंटोर्स के भरोसों पे सीखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए देखो एक चीज और है, हम लोगों का टाइम ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है। एक चीज आपको और बता देता हूँ, अभी आप लोगों के साथ ना नरमी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लासेस के टाइम कम, टेस्ट आराम आराम से। ठीक है, लेकिन एक टाइम आएगा, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, जब आप लोगों को प्रेशर फील होने लगेगा। प्रेशर फील होने लगेगा क्यों? ब्रेक नहीं आता है। मंडे टू सैटरडे क्लास है, संडे को आपका टेस्ट है। शुरुआत में एक है, उसके बाद नहीं करोगे कोर्स ही पूरा नहीं हो पाएगा। गलती ना तो इंस्टीट्यूट की है, गलती ना तो आपकी है, गलती ना तो किसी की है, गलती पैटर्न की और कॉम्पिटिटिवनेस की है। तो जिसको जाकर ब्लेम देना है वो आप सोचो। लेकिन अभी आप लोगों को वॉर्न कर रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है। धीरे धीरे प्रेशर बढ़ेगा, धीरे धीरे नींद का ब्याज बढ़ेगा, धीरे धीरे नींद टुकड़ों में लेने लगेगी, और धीरे धीरे पेट को आदत डालनी पड़ेगी कम खिलाने की, क्योंकि पेट खाली और कमर सीधी, ये दोनों एक साथ होते हैं काम। पेट ज्यादा भरा हुआ है तो कमर कैसी हो जाएगी? एक तरफ। तो अपनी डाइट का, अभी आप अपने आप रियलाइज कर जाओगे, अपनी डाइट का आधा खाना पड़ेगा अगर लंबा चलना है तो। अगर लंबा चलना है तो अपनी डाइट का, मतलब ये सारे सैक्रिफाइसेस करने से डरना मत एक्चुअली, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ये सारे सैक्रिफाइस करने से डरना नहीं है कि रात को यार 12 बजे सोए थे और सुबह 6 बजे उठा दिए, 7 बजे तो क्लास है, 8 बजे तो क्लास है, 9 बजे तो क्लास है, या सुबह उठ के 1 घंटा रिवीजन करना पड़ रहा है और आंखें ऐसी हो रही है, कहाँ चले जाऊँ, कौन से बिस्तर पे जाके सो जाऊँ। ठीक है, और खुद का बिस्तर का कमरा क्या कर दिया, लॉक करके चाबी पकड़ा दी, ये ले बिस्तर ही नहीं है तो सोऊंगा कहाँ। ठीक है, तो क्या है ना, मन को मारना ये सबसे पहली चीज है जो सीखनी पड़ेगी, और इसको जल्द से जल्द सीख लेना। मन बहुत मारना पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर, ये बहुत बड़ी चीज है, इसमें हर कोई नहीं कर पाता। शुरुआत में जोश से आते हैं, मारेंगे मारेंगे मारेंगे। मन को मारना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े उसे नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको ध्यान नहीं रखोगे ना, अगर ये हिसाब नहीं लगाओगे कि इतने मिनट और इतने मार्क्स, ये हिसाब नहीं लगाओगे कि मैं कैसे मैनेज करूंगी या मैं कैसे मैनेज करूंगा 4 घंटे की क्लास, 1 घंटे की ट्रैवलिंग, 2 घंटे की सेल्फ स्टडी, 2 घंटे का सेल्फ टाइम, 6 घंटे की स्लीप, ये अगर मैनेज नहीं करोगे ना, शुरुआत से स्ट्रैटेजी नहीं बनाओगे ना, अपने अंदर एक बार फील नहीं करवाओगे, काम नहीं हो पाएगा। कंपटीशन बहुत है और हम लोगों को किसी से भी पीछे रहना नहीं है। पहले पेपर में ही ऐसा कॉन्फिडेंस से आना चाहिए कि अब तो बाकी के तो बस खत्म कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं क्या है, बीता हुआ हूँ इस चीज से। आप लोगों ने क्या है, ये पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया, वो भी ऑनलाइन दे दिया। कंपटीशन की असलियत बताता हूँ एक बार, ठीक है, 2 मिनट और लूंगा आप लोगों के, फिर वाइंड अप करते हैं। जिस दिन एडमिट कार्ड आता है ना, उस दिन से क्या होने लगती है, हल्की हल्की टेंशन होने लगती है, पसीने इधर से पसीने इधर से ऐसे आने लगते हैं। जिस दिन आप लोग एडमिट कार्ड को लेकर अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे ना, उस दिन आपको असलियत दिखाई आ जाएगी एक ही बार में। जब आपको ये रियलाइज होगा कि ऑल ओवर इंडिया का पेपर है और एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर मुझे लाइन लगाकर खड़े होना पड़ रहा है, और इस एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मल्टीपल क्लासेस में हजारों बच्चे यूं बैठे हुए हैं और सीटें हैं इतनी, और ऑल ओवर इंडिया में ऐसे कितने सारे और एग्जाम सेंटर्स हैं, तब आपकी मैथ्स जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, वर्क कर लेना, अपने आप वो मैथ्स दिमाग में आ जाएगी। तब अपने आप कैलकुलेशन चलेगी, मल्टीप्लाई अपने आप करोगे। ठीक है, तो वो मल्टीप्लिकेशन से डर को क्या है, निकालना है। वो डर मल्टीप्लिकेशन से कब निकलेगा, जब आप यहां पर ना उसके उस डर को टैकल करने के लिए प्रिपेयर करोगे। बच्चे यहाँ पर बहुत जोश से आते हैं, 1 महीना पूरा जोश में रहते हैं, 4 संडे, ठीक है, उसके बाद गायब होने लग जाते हैं टेस्ट सीट से। ऐसा नहीं है हम लोग उनको बोलते नहीं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं हम लोग उनको समझाते नहीं है कि गलत कर रहा है, लेकिन मन को मारना बड़ा मुश्किल है। फिर बोल रहा हूँ, अब संडे को नींद नहीं खुली तो नहीं खुली, और अगर रात से ही ऐसा है भैया सुबह 8 बजे टेस्ट है, चाहे कभी भी सोए, 4, 5, 6, 7, 7:30, उठना तो 8 बजे है। ठीक है, तो वो
काम जो कर लेगा अपने आप ही आप देखोगे कंपटीशन से आगे निकलते जाओगे, बिकॉज भीड़ ज्यादा है और मेहनत कम है। ठीक है, तो जब आपको ये रियलाइजेशन होगी ना टेस्ट देकर, कि तब आप ये सोचोगे होंगे हजारों कमरे और मेरे से ज्यादा मेहनत करने वाला एक ही कमरे में और वो यही कमरा है। जब ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आप सब क्लियर होते जाएगा, सारी कैलकुलेशन अपने आप लगती जाएगी, सारे काम अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, तो अभी आज के लिए इतना ही। आपकी लास्ट क्लास है और है कोई और भी आएगा ज्ञान देने? बढ़िया है, ठीक है, लेकर जाओ। ठीक है ना, तो अपना टाइमिंग थोड़ा सा देखकर चलना, मैनेज करो चीजों को। सोने का अगर किसी का स्लीपिंग शेड्यूल खराब है ना तो उस पर टाइम काम करने लग जाओ। आज के टाइम में सबसे बड़ी आदमी के साथ पहले दिक्कत ये है, 1:30 बजे से पहले तो नींद ही नहीं आती। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, और जेन्युइन दिक्कत होगी, जेन्युइन दिक्कत होगी, और हो सकता है घर से बाहर भी ना जाते हो आप लोग, तब भी नहीं आती नींद। मेरे साथ भी है, लेकिन बस ये है कि उठना पड़ता है तो उठना ही पड़ता है वो तो सुबह। तो वो है ना, नींद के ब्याज ज्यादा बढ़ाना मत खुद के, जब मौका मिले थोड़ी सो के निकाल ली। नींद बहुत जरूरी है, उसके बिना दिमाग के सेल्स उस स्पीड से काम ही नहीं करेंगे जिससे आपको चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं बाकी हम लोग कल। कल से आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक कॉपी बना लेना। ठीक है, जब तक हम देखो ये इस चीज पे भी बात कर लेते हैं एक बार और। आप लोगों के लिए जो कंपाइलर है वो पूरी तरीके से मेरा डिजाइन करा हुआ है आईसीएसआई मटेरियल को रेफर करके। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको ये बोलूंगा कि ये रही, इसको घर पे अपने नोट्स में कर लेना। बिकॉज मैंने आपको अभी बताया ये 3 सब्जेक्ट है ना आखिरी के जो मैंने लिखे हैं, सिर्फ इस 3 सब्जेक्ट के अंदर 1500 से ऊपर सेक्शन होंगे, 1500 से ऊपर सेक्शन होंगे इस 3 चीज के अंदर। तो हर चीज आपको करानी नहीं है, आपको इसके अंदर से मुझे बहुत लिमिटेड सेक्शन कराने हैं, इन 3 पे लिमिटेड कराने हैं। मैं आपको नोट्स दूंगा, सीपीसी मैंने बोला नोट्स दूंगा, आर्बिट्रेशन बोला इंपॉर्टेंट है नोट्स दूंगा। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बेसिक टॉपिक है, उसमें आपको ये भी बोलूंगा कि इस पे आपको नोट्स खुद प्रिपेयर करने हैं, बिकॉज हम लोगों के पास टाइम की क्या रहती है, हमेशा शॉर्टेज रहती है। और मेरा प्रयास क्या रहता है ना, मेरा प्रयास यहाँ पर ये रहता है कि ज्यादा कोशिश आपको लर्न कराने की और आंसर लिखवाने की करूं, रैदर देन नोट्स देने की, जो चीजें कंपाइलर में साफ पहले लिखी हुई। अगर मुझे ऐसा लगता है कोई टॉपिक ऐसा है कि भाई बच्चे के लिए कंपाइलर की लैंग्वेज हार्ड है, मुझे खुद को फ्रेम करके और खुद को उसको बतानी पड़ेगी, उसके पूरे नोट्स देता हूँ। आप अभी बैचेस में आपके और भी दोस्त होंगे, आप पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको हो सकता है कंपाइलर की जरूरत ही ना पड़े, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको मेजरली कंपाइलर का काम लेना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी फॉर्मेशन वो मेरे पे छोड़ दो, आप बस अपना स्लीप साइकिल सुधारो। पहली क्लास में आना कभी स्किप मत करना कि नींद ज्यादा आ रही है, लास्ट क्लास में रुकना स्किप मत करना कि ज्यादा थक गया हूं। अपने आप दिमाग की इंड्योरेंस बनेगी, दिमाग से और मन से जबरदस्ती करना सीख जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो फिर अभी के लिए, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग। थैंक यू वेरी मच।